हेलो दोस्तों, होपफुली आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज इस सेशन में हम लोग फॉरेन वर्ड्स को कवर करने वाले हैं फ्रॉम ए टू जेड। एक भी फॉरेन वर्ड आपका नहीं छूटेगा। एट द सेम टाइम मैं सारे वर्ड्स को आपको एक ट्रिक के साथ सिखाऊंगा। एवरी वर्ड इज एसोसिएटेड विथ अ ट्रिक, जिसकी वजह से आपको पूरा का पूरा जितने भी वर्ड्स अभी कवर करेंगे सारे आपको इसी सेशन में याद हो जाएंगे। तो आप पूरा एंड तक देखिएगा। और साथ ही साथ आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं इसको अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। और जो 20% एब्जॉर्प्शन अगर बच जाएगा, मान लो कि आप रिटेन कर पा रहे हो 80% और 20% बच जाए, तो आप उसको इस पीडीएफ से 2 बार रिवाइज करोगे। गारंटीड ना आपका कोई सवाल छूटेगा, ना आप कभी ये वर्ड्स भूलोगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा अवंत गाडे। ठीक है, अब इसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, अवंत गाडे। अवंत गाडे के लिए ट्रिक है एडवांस। अवंत को लिखो एडवांस और गाडे को गार्ड। ठीक है, एडवांस गार्ड। अवंत गाडे इज इक्वल टू एडवांस गार्ड। तो एग्जाम में अवंत गाडे आते ही आपके दिमाग में ट्रिक क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे हमने एडवांस गार्ड की एक स्टोरी पढ़ी थी। अब स्टोरी क्या है कि आर्मी में सारे के सारे गार्ड्स नॉर्मल राइफल लेके खड़े थे, लेकिन वहीं पे आपको, अगर आपने कभी स्पेशल फोर्सेस का कोई सोल्जर देखा है या फिर आपने रील में देखा है या रियल लाइफ में देखा है, जो भी हो, उनके पास बिल्कुल आपको एडवांस्ड वेपन्स मिलेगा, एडवांस गॉगल्स मिलेगा, ड्रोन्स मिलेगा, सारे एडवांस टेक्नोलॉजीज आपको मिलेंगे। किसके पास? एडवांस गार्ड के पास। एडवांस गार्ड कौन है? स्पेशल फोर्सेस वाले जो हमारे गार्ड्स होते हैं, ठीक है, सोल्जर्स होते हैं स्पेशल फोर्सेस के, उनके पास आपको सारे के सारे एडवांस वेपन्स मिलेंगे। तो एडवांस गार्ड के पास क्या मिलेगा? सारे एडवांस वेपन्स लाइक ड्रोन्स, एआई गॉगल्स, एडवांस हथियार वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एडवांस चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? इनोवेशन। तो सारे के सारे इनोवेशंस, सारे के सारे एडवांसमेंट और इनोवेशंस आपको स्पेशल फोर्सेस में देखने को मिलेंगे। तो पायनियर्स ऑफ इनोवेशन को ही हम अवंत गार्डे बोलते हैं। ठीक है, जो न्यू एंड एक्सपेरिमेंटल आइडियाज़ पे काम करे, ठीक है, स्पेशली इन आर्ट, म्यूजिक और कल्चर, या पायोनियर्स ऑफ इनोवेशन। सीधा याद रखना है, पायोनियर्स ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा जो गार्ड्स एडवांस है, एडवांस वेपन्स, एआई गॉगल्स। क्या है? इनोवेशन है। एआई गॉगल्स क्या है? इनोवेशन है। कहाँ मिलेगा? हमारे एडवांस गार्ड के पास। कौन है एडवांस गार्ड? स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स। ठीक है, तो अवंत गार्डे याद हो गया, पायोनियर्स ऑफ इनोवेशन। ठीक है, अब सेंटेंस देख लेते हैं। द आर्टिस्ट वॉज हेल्ड एज एन अवंत गार्डे विजनरी अ डेकेड बिफोर द मेन स्ट्रीम कॉट अप। ये आप देख लेना, ये आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको देख लेना अपने एंड पे। नेक्स्ट है अपरटिफ। अपरटिफ, इसको ट्रिक याद रखो। अप्पे पीते तारीफ। अप्पे पीते तारीफ। ए पी से आप, पीई से पीते, तारीफ, आप पीते तारीफ। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डिनर लेने से पहले जो आप लिटिल लिटिल लेते हो ना थोड़ा सा, तो उससे क्या होता है कि उससे भूख अच्छी लगती है। जिसने ट्राई नहीं किया है, यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग ग्रेट, प्लीज़ ट्राई इट वंस। और जो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं, प्लीज़ होल्ड योर हॉर्सेस, थोड़ा कंट्रोल में, और हो सके तो छोड़ दीजिए। ठीक है, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो सीधी बात, जो अल्कोहलिक ड्रिंक लिया जाता है खाने से पहले, ताकि एपेटाइट जो है, मतलब भूख जो है वो थोड़ी अच्छे से लग जाए, उसी को हम एपर्टिव बोलते हैं। अ ड्रिंक टेकन बिफोर अ मील टू स्टिम्युलेट एपेटाइट। याद कैसे रखोगे? अप्पे पीते तारीफ। ठीक है, अब पीने के बाद ऑब्वियसली खाना ज़्यादा टेस्टी लगेगा, तो तारीफ निकलेगी बिल्कुल कि अरे यार वाह, बहुत अच्छा खाना है। ठीक है, तो अप्पे पीते तारीफ, अपरटीफ, अपरटीफ, अप्पे पीते तारीफ। ठीक है, थोड़ा सा सिमिलर साउंडिंग है, ट्रिक आप ऐसे याद रख सकते हो। पीते तारीफ से आप याद रख सकते हो कि पीते कब है? खाने से पहले। और उससे क्या होता है? उससे भूख अच्छी लगती है और खाने में मज़ा आता है। खाने से पहले पीने वाली ड्रिंक जिससे एपिटाइट स्टिम्युलेट हो जाता है, उसी को हम एपर्टिव बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, आगे चलने से पहले इफ़ यू आर समबडी हु इज स्ट्रगलिंग विथ इंग्लिश, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो सिर्फ 290 रुपीज़ में। आपको कोड लगाना है फर्स्ट 200। ठीक है, इसमें हमने ऑलमोस्ट 12 सेशंस कंप्लीट कर लिए हैं, और इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स और ट्रिक्स बताता हूं, जिसके मदद से आप अपने इंग्लिश के मार्क्स को एटलीस्ट 5 से 10 से 15 नंबर तक बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप इसका रिव्यू देख सकते हो। बहुत सारे लोगों ने पहली बार 70 क्रॉस किया अपनी लाइफ में, बिकॉज उनको एक ट्रिक मिल पाया कि किस तरह से आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, बिकॉज जितना आपको पढ़ना था, जितना नॉलेज लेना था, वो आपने ले लिया है। साइड बाय साइड आप उसको लेते रहो। बट अगर आपको ये नहीं पता कि पेपर को अप्रोच कैसे करना है, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है, किस तरह से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता, जिनको आप नॉलेज से नहीं सॉल्व कर सकते हो, तो आपके मार्क्स बूस्ट नहीं हो पाएंगे, आप कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। 300 लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर लिया एंड दे आर अहेड ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, एंड बिकॉज ये अपने मार्क्स को बूस्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 70 क्रॉस हुआ है पहली बार, उसके अलावा 60-65 आ रहे हैं बहुत सारे लोगों को। ठीक है, इसके बाद ये देखो, जो वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब पे, अगर आपने नहीं देखा इडियम्स वाला, तो यू आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी 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 ग्रेट। ठीक है, मेरे हिसाब से, बिकॉज आप टॉप 100-200 आप देख सकते हो, बट वो आएगा नहीं आएगा वो चांस की बात है। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो आप फंस जाओगे। उससे अच्छा आप ये सीखो ना कि फिशिंग, मछली पकड़ते कैसे हैं, ताकि आप मछली पकड़ के खुद ही बना लो। ठीक है, ये 30 मिनट के वीडियो में आपका पूरा इडियम्स सॉर्ट हो जाएगा, सारे ट्रिक्स बताए हुए हैं इसमें। और ये देखो,
बंदे के 9 आउट ऑफ 10 आए और पहले 2 आउट ऑफ 10 आते थे, ठीक है। एंड देर आर सो मेनी मैसेजेस जिसमें लोगों ने मेरे को बताया कि उनका मार्क्स 2-3 से सीधे 9-10 ऐसे करके बूस्ट हुआ है ईडीएम्स में और बाकी सेक्शंस में बिकॉज ऑफ दी एलिमिनेशन ट्रिक्स, ठीक है। उसके अलावा ये भी आप पढ़ सकते हो अपने एंड पे, ठीक है, मैं क्या ही बोलूँ। और इसके अलावा अगर आप जीएस में स्ट्रगल कर रहे हो तो इसमें 40 एलिमिनेशन ट्रिक्स दिए हुए हैं। इन ट्रिक्स को यूज़ करके अगर सिर्फ 2026 की बात करें फर्स्ट वाले पेपर में तो 29 मार्क्स आप सीधे सिर्फ इन ट्रिक्स पे बना सकते थे। अगर आपको जीरो नॉलेज था सब्जेक्ट का तो भी आपके 29 मार्क्स बन सकते थे सिर्फ इन ट्रिक्स को यूज़ करके। दोनों में अगर आपको एनरोल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दोनों ही कोर्सेज का मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता है। फर्स्ट 200 आपको लगाना है इंग्लिश के लिए और इसके लिए प्राइस ऑलरेडी बहुत कम है तो इसके लिए कोई कूपन नहीं है, आपको लेना है। दोनों का लिंक मिल जाएगा, दोनों पे आप क्लिक करके इसको चेकआउट कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटैचे, ठीक है। आपने सुना होगा मिलिट्री अटैचे। तो होता क्या है कि एम्बेसी के साथ हमेशा एक अटैचे जाता है, मिलिट्री अटैचे होगा या किसी कोई दूसरा अटैचे होगा, ठीक है। तो अटैचे को याद रखना, अटैच्ड है। तो जनरली क्या होता है, जो डिप्लोमेटिक मिशन पे लोग जाते हैं, ठीक है, उनका मेंबर जो अटैचमेंट में जाता है, फॉरेन सर्विसेज आईएफएस के साथ जो अटैचमेंट में जाता है, मिलिट्री अटैचे होता है, हर एम्बेसी में बैठता है, ठीक है। तो एक जैसे यूएस का एम्बेसडर होगा जो इंडिया में दिल्ली में बैठता होगा, उसके साथ यूएस आर्मी का एक अटैचे होगा या यूएस एयरफोर्स का एक अटैचे होगा, उसी को हम अटैचे बोलते हैं, जो इसके साथ एम्बेसडर के साथ अटैच्ड रहता है एक किसी स्पेशल मिशन के लिए। स्पेशली स्टाफ मेंबर अटैच टू एन एम्बेसी और डिप्लोमेटिक मिशन, इसी को हम लोग अटैचे बोलते हैं। बहुत ईजी वर्ड है तो इस पर ज़्यादा। नेक्स्ट है देजावू। देजावू को ट्रिक याद रखना, देखा वो, देजावू देखा वो, ठीक है। तो बंदा फर्स्ट टाइम एक कैफे गया, सडनली रुक गया, बोला भाई ये टेबल, ये वेटर, ये तो देखा हुआ है, ये तो पहले देखा वो, ये सब पहले भी देखा है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना, एक सेकंड के लिए एक ऐसी फीलिंग आती है कि अरे यार ये चीज़ तो पहले देखा हुआ था यार, शायद पिछले जन्म में या पता नहीं कभी, है ना। बहुत रेयरली कभी कभी आता है, साल 2 साल में एक सेकंड का फीलिंग आता है कि अरे यार ये चीज़ हो रखा है मेरे साथ पहले भी, ठीक है, शायद पिछले जन्म में हुआ हो या पता नहीं क्या सीन है। तो देजा वो देखा वो, ठीक है। बंदा फर्स्ट टाइम में कैफे गया और आप फर्स्ट टाइम जा रहे होगे वहाँ पे और अचानक से आपने एक वेटर देखा, आपने टेबल चेयर देखा और आपने अपने दोस्त को बोला भाई देखा वो, ये चीज़ तो हो चुकी है पहले, ये चीज़ तो ये पहले भी देखा हुआ चीज़ है, ठीक है। दोस्त बोला भाई तू पहली बार आया है इस जगह पे, तो इसी को बोलते हैं द फीलिंग दैट यू हैव ऑलरेडी एक्सपीरियंस समथिंग दैट इज एक्चुअली हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। कोई ऐसी चीज़ जो पहली बार हो रहा है लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इसको पहले भी कभी देखा हुआ है, इसी को हम देजावू बोलते हैं। नेक्स्ट है फॉक्स पास। फॉक्स पास, नेक्स्ट है फॉक्स पास। फॉक्स पास को आपको याद रखना है, एफ से फुट, पास से PAS, पसा, फसा, फसा, फुट फसा। फॉक्स पास को याद रखना है, फुट फसा, ठीक है। तो फॉर्मल पार्टी चल रही थी, बंदा हीरो बन के एंट्री मारा, कारपेट में उसका फुट फंस गया, कारपेट में उसका फुट फंस गया और क्या होगा, धड़ाम से गिर गया वो। सब गेस्ट उसको देख रहे थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसके लिए एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था ये, ठीक है, एक ब्लंडर था, एक एम्बैरेसिंग और टैक्टलेस एक्ट और रिमार्क इन अ सोशल सिचुएशन। सोशल सिचुएशन में कोई एम्बैरेसिंग चीज़ अगर हो जाए, सोशली एम्बैरेसिंग गलती, फुट फंसा वाली सिचुएशन, ठीक है। आप सोचो कि एकदम फॉर्मल्स लगा के, टाई वाई लगा के आप पार्टी में एंट्री ले रहे हो, ठीक है। अब आदमी का मुंह कैसा भी हो, उसको हमेशा यही लगता है कि शाहरुख खान के बाद मैं ही हूँ, ठीक है। और लगना भी चाहिए, अदरवाइज धरती कोलैप्स हो जाएगी। सब लोग अपने आप को सबसे हैंडसम मानते हैं, सबसे खूबसूरत मानते हैं, सबसे स्मार्ट मानते हैं, जो कि लगना भी चाहिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मोस्टली जो उस तरह के लोग हैं, बिल्कुल टाई वाई लगा के, एकदम परफ्यूम वगैरह लगा के आप एंट्री मार रहे हो और आपका फुट फंस गया और आप पलट गए वहीं घास पे, तो सोचो कि कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग होगा। भले किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, कोई आपको देख भी नहीं रहा था, ठीक है, लेकिन आदमी तो सोच रहा है कि यार पूरे जनता की नज़र मेरे पे थी और मैं गिर गया तो जो है बड़ा बेइज्जती हो गया, ठीक है। तो फॉक्स पास इसी को बोलते हैं। एम्बैरेसिंग सोशल सिचुएशन में या सोशल सिचुएशन में अगर ऐसे फुट फंस गया, आपका गिर गए, तो एक एम्बैरेसिंग गलती हो गई, उसी को हम फॉक्स पास बोलते हैं। नेक्स्ट है एन रूट। एन रूट तो सिंपल है यार, इन रूट, ठीक है। मम्मी बोली बेटा पहुंच गया क्या, बेटा गाड़ी से बोला नहीं मम्मी अभी इन रूट हूँ, मतलब रास्ते में हूँ। तो इन रूट का मतलब होता है ऑन दी वे टू अ डेस्टिनेशन, ठीक है, ड्यूरिंग अ जर्नी में रास्ते में हो तो उसको हम एन रूट बोलेंगे। और अच्छा, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ यार लाइक वगैरह कर देना, सब्सक्राइब कर लेना यार। बोलता नहीं हूँ वीडियोस में मैं, तो लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे और लाइक्स भी नहीं करते हो आप लोग। तो प्लीज़ यार, अगर बोलने से ही होता है तो चलो मैं बोल देता हूँ आपसे, हर वीडियो में बोल दूंगा कि प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगर आपको ऑब्वियसली अगर आपको कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप करोगे ही। नेक्स्ट है लेज़र फेयर। लेज़र फेयर, तो ट्रिक याद रखना, लेज़ी फ्री फेयर। लेज़र फेयर, लेज़ी फ्री फेयर, ठीक है। तो लेज़ी सरकार ने सब फ्री छोड़ दिया, लेज़ी सरकार ने सब फ्री छोड़ दिया। मार्केट को बोला खुद चलो, बिजनेस को बोला खुद करो। सरकार जो था वो फेयर देखने भी, मतलब फेयर में भी दखल नहीं दे रहा है। मतलब जो जो क्या बोलते हैं, फेयर मतलब क्या होता है,
जो मेला वगैरह लगता है उसमें भी दखल नहीं दे रहा, भाई जैसे लगाना है लगाओ, ठीक है। तो लेजी फ्री फेयर, लेजर फेयर, तो एक ऐसा पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट जो कि नॉन इंटरफियरेंस का हो, जिसमें गवर्नमेंट सब कुछ दूसरे पे छोड़ दे कि भाई आपको जो करना है, जैसे करना है, जैसे बिजनेस करना है आप करो, जैसे आपको मेला लगाना है, जहाँ लगाना है, रोड पे लगाना है रोड पे लगा लो। तो ये कैसा है, ये एक लेजी गवर्नमेंट फ्री छोड़ दिया फेयर को, लेजी फ्री फेयर, लेजी गवर्नमेंट ने फ्री छोड़ दिया फेयर को। तो फ्री छोड़ दिया कि कहीं भी फेयर लगाओ, मेला कहीं भी लगाओ, जैसे लगाना है लगाओ, जैसे धंधा करना है, जितना पैसा वसूलना है, जो करना है करो। इसी को हम लेजर फेयर बोलते हैं, या जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं लेजी फेयर, ठीक है। लेजी फ्री फेयर, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफियरेंस, जिसमें गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं करती है और बोलती है कि जैसे आपको चलाना है वैसे आप चलाओ, इसी को हम लेजी फेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फेथ अकम्प्लाई, फेथ अकम्प्लाई, तो इसको याद रखो, फेट अकम्प्लिश्ड, फेट मतलब किस्मत, ठीक है। तो सीधा हिसाब किताब है कि भैया जो किस्मत है ये अकॉम्प्लिश हो गया, तो जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा, जो होना था वो हो गया, अब वो चेंज नहीं हो सकता, इसका ये मतलब है, ठीक है। इसको याद रखना, फेट अकॉम्प्लिश्ड। बंदा घर आया, पापा बोले बेटा तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, बेटा बोला पर मुझसे तो आपने पूछा ही नहीं, पापा बोले इनविटेशन कार्ड बट गया है, फेट तुम्हारा अकॉम्प्लिश हो गया है, किस्मत तुम्हारी लिखी जा चुकी है, कार्ड भी छप गया है, अब डिसीजन हो चुका है, अंडू नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा डिसीजन जो ले लिया गया हो और उसको चेंज ना किया जा सके, उसी को फेट अकम्प्लाई बोलते हैं। फेट अकॉम्प्लिश्ड, किस्मत लिखी जा चुकी है, अब चेंज नहीं हो सकता। समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डन और डिसाइडेड एंड कैन नॉट नाउ बी चेंज्ड, जो चीज़ ऑलरेडी डिसाइडेड है और अब चेंज नहीं हो सकता, उसी को फेक अकॉम्प्लाई बोलते हैं। नेक्स्ट है सैंग फ्रॉइड, सैंग फ्रॉइड, सैंग मतलब होता है ब्लड और फ्रॉइड मतलब होता है, फ्रॉइड से फ्रोज, फ्रोज याद रखना, सैंग फ्रोज, फ्रोज जमा हुआ खून, ठंडा खून। तो कूलनेस, ठंडा खून से क्या मतलब है कि भैया कैसा भी टफ सिचुएशन रहे मेरा खून ठंडा रहता है, मतलब मैं काम रहता हूँ, मतलब मैं घबराता नहीं हूँ, ठीक है। तो कूलनेस एंड कंपोजर मेंटेन्ड इन डिफिकल्ट और डेंजरस सिचुएशन, इसी को हम लोग सैंग फ्रॉइड बोलते हैं। सैंग मतलब ब्लड और फ्रॉइड से क्या याद रखना है, फ्रॉइड से आपको याद रखना है, फ्रॉइड से आपको याद रखना है क्या, फ्रोज, फ्रोज। तो सैंग फ्रोज, ब्लड फ्रोज। इंटरव्यू में सब कैंडिडेट पैनिक कर रहे थे, एक बंदा बिल्कुल चिल था, लोग बोले भाई तेरा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ रहा क्या, बंदा बोला मेरा तो सैंग मतलब ब्लड ही फ्रोजन है, ठीक है। डेंजर में भी ब्लड कोल्ड रहता है, बंदा एकदम कूल रहता है, ठीक है। खून ठंडा है, ठंडा खून मतलब कंपोजर, कामनेस, ठीक है। तो सैंग फ्रॉइड भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं फसाड, फसाड तो मतलब कि भाई ऊपर से कुछ दिखाना अंदर से कुछ और चलना, ठीक है। तो इसको याद रखो, फेक फेस सैड, फसाड, फेक फेस सैड। बाहर से ब्रांड न्यू बंगलो दिख रहा है, अंदर जाओगे तो सीपेज हो रखा है, टूटी छत है, वायर के बिना फैन लटका हुआ है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुल एक्सटीरियर सिर्फ एक फेक फेस है जो सैड रियलिटी को छुपा रहा है। तो बस एक्चुअली में भी फसाड यही होता है, एक डिसेप्टिव आउटवर्ड अपीयरेंस दैट हाइड्स द ट्रू नेचर ऑफ समथिंग। बाहर से बढ़िया दिखना और अंदर से बिल्कुल झड़ा हुआ होना, उसी को फसाड बोलते हैं, ठीक है। फसाड इज इक्वल टू फेक फेस सैड। बाहर से ब्रांड न्यू बंगलो दिखना, अंदर से सीपेज, टूटी छत, बिना वायर का फैन, ठीक है। तो बाहर से सब कुछ बहुत बढ़िया दिखना, अंदर से टूटा फूटा, यही है फसाड। नेक्स्ट है लाइजन। यार लाइजन तो सिंपल है, कम्युनिकेट और कॉपरेट करना दो ग्रुप्स के बीच में। आर्मी में होता है ना, लाइजनिंग कर रहा हूँ सर मैं, तो लाइजनिंग कर रहे हो मतलब क्या है, दो पार्टी के बीच में आप एक बैरियर बन के दोनों को सही तरह से कनेक्ट करा रहे हो। अ पर्सन हु एक्ट्स एज अ लिंक, एक आदमी जो दो पार्टीज के बीच का लिंक बन जाए, उसी को लाइजन बोलते हैं। ट्रिक है ले आसन, ले आसन। पापा और बेटे की लड़ाई चल रही थी, दोनों बात नहीं कर रहे थे, मम्मी बीच में लाइजनिंग कर रही थी। पापा बोले ले आसन को बोल दे डिनर रेडी है, बेटा बोला मम्मी पापा को बोल दो मुझे नहीं खाना। मम्मी दोनों के बीच का मैसेज कैरी कर रही थी, इसी को हम लाइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। इजी वर्ड है। नेक्स्ट है मैसोनेट, मैसोनेट को याद रखो, माई जोन सेपरेट, मैसोनेट प्रोनाउंस करो, मैसोनेट माई जोन सेपरेट, सिमिलर साउंडिंग है ना, मैसोनेट माई जोन सेपरेट, ठीक है। तो दो भाई सेम बिल्डिंग में रहते थे, एक बोला भाई तेरा एंट्रेंस उधर है मेरा इधर है। अपना जोन देखो, घर के अंदर एक जोन होता है ना सबका, ये मेरा कमरा है, तो वो कमरा तुम्हारा क्या है, वो कमरा तुम्हारा जोन है, उसी कमरे में आप पढ़ाई करते हो, उसी कमरे में जो भी करना है वो सब करते हो आप। वैसे आपके भाई का एक दूसरा जोन होगा, ठीक है। तो कमरे को ही जोन बोलते हैं, माई जोन सेपरेट। तो मेरा एक अलग कमरा होगा और उस कमरे का एक अलग एंट्रेंस होगा, एक अलग गेट होगा। ऑफ कोर्स हर कमरे का एक अलग गेट होता है, तो इसी को मैसोनेट बोलते हैं। अ फ्लैट और रूम विद इन अ बिल्डिंग दैट हैज इट्स ओन सेपरेट एंट्रेंस। एक सेम बिल्डिंग में एक सेपरेट, दो अलग अलग जोन है, मतलब दो अलग अलग कमरे हैं और दोनों का अलग अलग एंट्रेंस है, उसी को मैसोनेट बोलते हैं। तो कैसे याद रखोगे, माई जोन सेपरेट, तो मेरा एक सेपरेट जोन मतलब मेरा एक अलग कमरा जिसका एक अलग एंट्रेंस होगा, और मेरे भाई का एक अलग जोन जिसका एक अलग एंट्रेंस होगा, इसी को मैसोनेट बोलते हैं। नेक्स्ट है बरे, ये आया भी हुआ है सीडीएस में। मरून बरे सबको पता है भाई, फिर तो सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो ये तो पता ही होगा। तो मरून बरे जो एक फ्लैट राउंड टोपी जो लगाते हैं,
स्पेशल फोर्सेस वाले या सारे सोल्जर्स, उसी को हम बरे बोलते हैं। नेक्स्ट है रेंडेजवस, रेंडेजवस, ठीक है, रेंडेजवस। इसको ट्रिक याद रखो, एक रेंडेज नाम का व्यू पॉइंट है, रेंडेज नाम का एक व्यू पॉइंट है। तो कपल जो थे वो ट्रिप पे गए थे, लड़के ने बोला कि 6 बजे सनसेट के टाइम पे व्यू पॉइंट पे मिलना, लड़की ने बोला चलो डन, 6 बजे व्यू पॉइंट पे मीटिंग फिक्स करते हैं। इसी को हम रेंडेजवस बोलते हैं, एक प्री अरेंज्ड मीटिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। जब आप किसी दूसरे आदमी को बोलते हो कि एक जगह है ताज, ताज में मिलेंगे 6 बजे, 6 बजे मिलेंगे, ताज में आ जाना, तो 6 बजे ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ से आएगी और यहाँ पे मीटिंग होगी। इसी को हम रेंडेजवस बोलते हैं, एक प्री अरेंज्ड मीटिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। तो याद कैसे रखना है, रेंडेज व्यू पॉइंट, रेंडेज वी से व्यू पॉइंट, रेंडेज व्यू पॉइंट पे अपने को 6 बजे मिलना है, मीटिंग फिक्स हो गई 6 बजे स्पेसिफिक टाइम और प्लेस पे, इसी को हम रेंडेजवस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेटेंटे, डेटेंटे, डी ई से डी, टेंटे से टेंशन, डी टेंशन, ठीक है, डी टेंशन। तो डी मतलब कभी भी आप डी लगाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, कम करना, डिक्रीज, डी एस्केलेट, ठीक है। तो डी टेंशन मतलब टेंशन को कम करना। दो पड़ोसी 5 साल से लड़ रहे थे, एक दिन दोनों ने हाथ मिला लिया, बीवी बोली फाइनली दोनों के बीच की टेंशन कम हुई, इसी को हम डी टेंटे बोलते हैं। डी टेंटे, डी टेंशन, टेंशन को कम करना, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप को ठीक करना, ठीक है, स्पेशली बिटवीन 2 कंट्रीज, इसी को हम डी टेंटे बोलते हैं। तो डी टेंटे कैसे याद रखना है, डी टेंशन, ठीक है, डी टेंशन, 5 साल से लड़ रहे थे, टेंशन कम कर दिया दोनों ने आपस में, इसी को हम डी टेंशन बोलते हैं। स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप को ठीक करना, स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप के बीच का टेंशन को डिक्रीज करना, इसी को हम डी टेंटे बोलते हैं। नेक्स्ट है काटे ब्लांका, काटे ब्लांका। तो ट्रिक याद रखो, कार्ड ब्लैंक, कार्ड ब्लैंक। तो ब्लैंक चेक जैसे देते हैं ना कि बेटा ये ले ब्लैंक चेक, इस पे जितना अमाउंट भरना हो भर लेना, वही है काटे ब्लांका, काटे ब्लांका। तो कार्ड ब्लैंक, ठीक है। पापा ने बेटे को क्रेडिट कार्ड दिया, बेटा ने बोला कि पापा क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है, बजट क्या है, 70,000 80,000 कितना है, उस हिसाब से खर्चा करूंगा। पापा ने बोला कार्ड ब्लैंक समझ, जो करना है कर, ब्लैंक है भाई, 10 लाख 20 लाख 50 लाख जो खर्चा करना है कर। तो इसका मतलब है नो लिमिट, नो इंस्ट्रक्शन, फुल फ्रीडम, ठीक है। तो एक आपको अगर ऐसा कार्ड दे दिया जाए कल को जो कि ब्लैंक हो बिल्कुल, कि आप जितना चाहो आप उतना विड्रॉ कर सकते हो, तो क्या आपको जॉब करनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्या आपको किसी की बात सुननी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। क्या आपको CDS की तैयारी करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। करोगे तुम फिर भी, बिकॉज माइंडसेट तुम्हारा सरकारी नौकरी लेना है। इंडिया में तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, सरकारी नौकरी लेनी है तभी इज्जत मिलेगा समाज में, ठीक है। तो फिर भी करोगे, लेकिन इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि एक इंडिपेंडेंट फील होगा, एक फ्रीडम फील होगा, ठीक है। एक अनकंडीशनल अथॉरिटी आ जाएगी। अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए हों तो मैं इंडिपेंडेंट फील करूँगा, मैं फ्री फील करूँगा, एक अथॉरिटी होगी मेरे पास। पुलिस ने रोका, ये ले भाई 5,000, चल 500 ले, जिसको बस पैसे फेंकते जाओ और निकलते जाओ, तो आप एक्चुअली में फ्री हो जाओगे, एक्चुअली में आपके पास अनकंडीशनल अथॉरिटी आ जाएगी। तो काटा ब्लैंके का मतलब यही होता है, कंप्लीट फ्रीडम टू एक्ट एज वन विशेस, जैसा मन वैसा करने का फ्रीडम। कैसे आएगा, कार्ड ब्लैंक से आएगा। तो ट्रिक याद रखना, काटे ब्लैंका, काटे ब्लैंका जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, कार्ड ब्लैंक, ब्लैंक कार्ड, ब्लैंक क्रेडिट कार्ड, अनलिमिटेड मनी, अनलिमिटेड मनी से क्या होगा, अनलिमिटेड फ्रीडम, फुल फ्रीडम। बस इसका भी मतलब यही होता है, अनकंडीशनल अथॉरिटी, फुल फ्रीडम। नेक्स्ट है कम्युनिक, तो इसका मतलब हो गया कम्युनिकेट, सिंपल है। मीटिंग खत्म हुई, रिपोर्टर बोला सर अंदर क्या डिसीजन हुआ, मिनिस्टर ने बोला मैं नहीं बताऊंगा, गवर्नमेंट ऑफिशियली कम्युनिकेट करेगी। थोड़ी देर बाद रिटर्न स्टेटमेंट रिलीज हो गया, ठीक है। तो एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट और स्टेटमेंट स्पेशली टू द मीडिया, इसी को हम कम्युनिक बोलते हैं, ठीक है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि मीडिया को दिया जाता है, इसी को कम्युनिक बोलते हैं। जो कि मीडिया को कम्युनिकेट किया जाता है मीटिंग के बाद, इसी को हम कम्युनिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कू डी इटेंट, इटैट जो भी है, बट इससे आप ये वर्ड पकड़ो, कू, मिलिट्री कू हम सभी ने सुना होता है, CDS की तैयारी कर रहे हो पता होगा। कू दी स्टेट, कू दी स्टेट मतलब मिलिट्री जब टेक ओवर कर लेती है गवर्नमेंट को और नया गवर्नमेंट बना लेती है जिसका हेड एक मिलिट्री का ही ऑफिसर होता है, उसी को हम कू बोलते हैं, ठीक है। इलीगल सीजर ऑफ द पावर फ्रॉम द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से पावर इलीगली छीन लेने को ही कू बोलते हैं, ठीक है। तो ईजी था। नेक्स्ट है स्पिरिट डे कॉप्स, स्पिरिट डे कॉप्स। तो ट्रिक है स्पिरिट ऑफ द कॉप्स। अब इसको हम लोग कोर प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो जो NCC कोर होता है, उसके बाद जो भी मिलिट्री में कोर्स होते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत सारे सोल्जर्स काम करते हैं और उनका जब स्पिरिट हाई होता है तो क्या होता है, भाईचारा बनता है, ठीक है। स्पिरिट हाई होने का मतलब एक की इज्जत पूरी यूनिट की इज्जत। आप एक सोल्जर को परेशान करोगे, पूरी यूनिट आपके पीछे लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए जो यूनिट का कॉन्सेप्ट है जो हमने बनाया, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, उसका बेसिक
बेसिक उसका जो फंडा है वो यही था, ब्रिटिशर ने यही सोच के बनाया था कि राजपूत होंगे तो सारे राजपूत होंगे, सारे आसपास के गांव के लोग होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि आपने एक सोल्जर को परेशान किया या उसको कुछ हुआ तो ये 10 आपके पीछे लग जाएंगे। और ये सही में फ़ौज में आज भी देखा जाता है कि अगर एक सोल्जर को कुछ हो गया तो जब तक उसका बदला नहीं लेते हैं तब तक खाना पीना सब छोड़ के लोग लगे रहते हैं उसका बदला लेने के लिए, ठीक है। तो स्पिरिट ऑफ द कोर, स्पिरिट ऑफ द कोर, व्हेन यू शेयर प्राइड, लॉयल्टी एंड यूनिटी अमंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप और द ऑर्गेनाइजेशन। तो कोर मतलब क्या हो गया, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, है ना, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उनके बीच में स्पिरिट, स्पिरिट कैसे आएगा, प्राइड से आएगा, लॉयल्टी से आएगा, यूनिटी से आएगा। तो इसका यही मतलब हो गया, एक की इज्जत पूरे यूनिट की इज्जत, स्पिरिट ऑफ द कोर, ठीक है। नेक्स्ट है जॉय दी विवर, जॉय दी विवर, तो इसको याद रखना है, जॉय दी वाई लाइफ, जॉय दी वाई लाइफ, ठीक है। जॉय करो लाइफ में, सिंपल, जिंदगी में जॉय, जॉय मतलब एंजॉय, लाइफ में जॉय दे, फुल मस्ती जियो, ठीक है। तो पूरे एंजॉयमेंट के साथ, पूरे एंथुजियाज्म के साथ जिंदगी जीने वाला, चीयरफुल तरीके से जीने वाले को ही हम जॉय दी विवर बोलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड पकड़ना जॉय, उसी से आपका काम बन जाएगा। जॉय मतलब खुशी, खुशी जब होता है तो आदमी चीयरफुल होता है, एंथुजियास्टिक होता है और एंजॉय कर रहा होता है अपने लाइफ को। तो जॉय से याद रखना, एंजॉय, एंथुजियास्टिक, चीयरफुल, ठीक है, जिंदगी जीने का एक चीयरफुल तरीका, इसी को जॉय दी विवर बोलते हैं। नेक्स्ट है डोजियर, डोजियर, तो डोजियर हम सभी को पता है, हर एक बंदा जो एसएसबी में सिलेक्ट होता है उसका एक डोजियर बनता है, और उसका डोजियर तब तक रहेगा जब तक वो आर्मी में सर्व करता रहेगा, इनफैक्ट उसके बाद भी रहेगा। उस डोजियर में उसके सारे इन्फॉर्मेशन डाले होते हैं, उसके साइक में कितने मार्क्स थे, उसके जीटीओ में कितने मार्क्स थे, उसके इंटरव्यू में कितने मार्क्स थे, उसमें साइकोलॉजिस्ट का अगर कोई ऑब्जर्वेशन था उसको भी डाला जाता है। उसके बाद उसके मिलिट्री सर्विस के दौरान जितने इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड थे वो सब उसमें डाला जाता है, और उसका एक पूरा, हर एक ऑफिसर का एक डोजियर बनता है जो कि उसके एंड ऑफ द सर्विस तक आर्मी या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास रहता है। उसी को हम डोजियर बोलते हैं, एक ऐसा फाइल जिसमें डिटेल्ड रिकॉर्ड्स एंड इन्फॉर्मेशन किसी एक इंसान या सब्जेक्ट के बारे में रखा गया हो, उसी को हम डोजियर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कल दे सैक, कल दे सैक, ठीक है। तो इसको ट्रिक याद रखना, कल देखा सैक, कल देखा सैक। तो गूगल मैप्स फॉलो करते करते बंदा गली में घुस गया, आगे जाके देखा उसने रोड बंद है, दोस्त बोला भाई आगे का रास्ता, तो उसने बोला भाई कल देखा था, यहाँ से देखो, कल देखा था, आज तो रोड ही सैक हो गया, सैक हो गया मतलब बंद हो गया, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि भाई कल देखा था खुला हुआ था, आज तो रोड ही सैक हो गया। तो इसका भी मतलब होता है एक रोड जो कि क्लोज्ड है उसी को हम बोलते हैं कल दे सैक। तो याद कैसे रखोगे, कल देखा था सैक, कल देखा सैक, भैया कल देखा था रोड खुला था, आज सैक हो गया, ठीक है। कल देखा था रोड खुला था, आज सैक हो गया, तो कल दे सैक मतलब रोड क्लोज्ड है, एक डेड एंड, अ स्ट्रीट और लेन क्लोज्ड एट वन एंड, इसी को बोलते हैं कल दे सैक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे है कोनोसर, कोनोसर, ठीक है। तो कौन नोज सर, कौन नोज सर, ठीक है, कौन नोज सर, ठीक है। तो इसमें स्टोरी याद रखो, 5 लोगों को मैंने चाय पिलाई, ठीक है। एक बंदे ने पूछा इसमें दार्जिलिंग टी कौन सी है, 4 लोगों ने बोला पता नहीं, एक बंदा स्मेल करके बोला कि सर ये सेकंड वाला दार्जिलिंग टी है। तो एक ऐसा बंदा जो एक्सपर्ट हो किस चीज़ में, टेस्ट में, फूड में, वाइन में, आर्ट को, इन चीज़ों को जज करने में एक्सपर्ट हो, पी के बता देगा कि दार्जिलिंग टी है कि कौन सा टी है, ठीक है। टेस्ट करके बता देगा कि वाइन असली है नकली है। तो कोनोसर मतलब एक एक्सपर्ट जज जो कि फूड को टेस्ट करके, वाइन को टेस्ट करके, आर्ट को टेस्ट करके एक तगड़ा जजमेंट दे पाए। तो कोनोसर, कौन नोज सर, कौन नोज, तो आप पूछोगे कि कौन नोज सर, तो वो बोलेगा कि हाँ भाई ये सेकंड वाला जो है ये दार्जिलिंग टी है, तो आप बोलोगे अरे भैया यही है कोनोसर, क्योंकि इसको तो एक्सपर्ट है ये जज करने में, टेस्ट, फूड, वाइन वगैरह, इसने फट से सूंघते ही बता दिया कि दार्जिलिंग टी कौन सा है। तो कोनोसर, कौन नोज सर, कौन नोज सर इज इक्वल टू कोनोसर, ठीक है। नेक्स्ट है डेब्रिस, डेब्रिस तो आपको पता ही है यार, मलबा, मलबा, ठीक है, स्कैटर्ड फ्रैगमेंट्स या रेकेज, मलबा को ही हम डेब्रिस बोलते हैं। नेक्स्ट है एटिकेट, एटिकेट भी आपको पता होगा, एटिकेट मतलब बिहेवियर, एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ पोलाइट एंड प्रॉपर बिहेवियर इन सोसाइटी और अ पर्टिकुलर ग्रुप। तो बोलते हैं ना एटिकेट्स सीखना ज़रूरी है। तो जब आप ओटीए में जाओगे, आईएमए में जाओगे, तो आपको डाइनिंग एटिकेट सिखाया जाएगा कि किस तरह से चम्मच पकड़ना है, किस तरह से कौन से हाथ में कौन सा चम्मच होना चाहिए, फोर्क किस हाथ में होना चाहिए, कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं कि मतलब रुमाल, रुमाल या क्या बोलते हैं उसको खोल के आपको अपने पैरों पे रखना है ताकि खाना गिरे तो कपड़ा गंदा ना हो। तो ये सब डाइनिंग एटिकेट्स आपको सिखाया जाएगा जब आप आईएमए, ओटीए, एएफए वगैरह में जाओगे। तो एक्सेप्टेड रूल्स ऑफ पोलाइट एंड प्रॉपर बिहेवियर इन सोसाइटी और अ पर्टिकुलर ग्रुप, इसी को हम एटिकेट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्स ग्रेशिया,
एक्स ग्रेशिया। अच्छा, हो सकता है हम इस वीडियो को हाफ रखें 50 वर्ड्स, और नेक्स्ट 50 वर्ड्स नेक्स्ट सेशन में मैं कल सुबह कराऊंगा। बट आप प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, आप प्लीज़ थम्स अप दे देना, और आप प्लीज़ कमेंट कर देना, ठीक है। पार्ट 2 प्लीज़, पार्ट 2 कमेंट कर देना, ताकि मेरे को समझ में आए कि येस पीपल आर दे आर एक्साइटेड अबाउट द पार्ट 2 एंड दे वांट मी टू कंटिन्यू दिस। और एल्स नहीं तो फिर वो ऐसा लगता है कि एफर्ट आप डाल रहे हो बट लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, वो पता नहीं चलता है, तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा। पार्ट 2 मैं कल सुबह ही डाल दूंगा तुरंत, ठीक है। सारे नोट्स वगैरह रेडी हैं, शायद रिकॉर्ड करूंगा, बस रिकॉर्ड करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और मैं डाल दूंगा तुरंत। बट आप प्लीज़ सपोर्ट दिखाना, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया, एक्स एक्स्ट्रा दिया, एक्स ग्रेशिया इज इक्वल टू एक्स्ट्रा दिया। कंपनी ने इंश्योरेंस के 5 लाख तो लीगली मिलेंगे, कंपनी के 5 लाख तो लीगली मिलेंगे। बॉस बोला फैमिली की कंडीशन खराब है, 2 लाख एक्स्ट्रा दे दिया। एम्प्लॉय बोला सर कंपलसरी है क्या? नहीं, गुडविल से एक्स्ट्रा दिया। तो एक्स ग्रेशिया का मतलब है ग्रेस में एक्स्ट्रा दे देना। लीगली जरूरी नहीं है कि आप बाइंडिंग हो आपके ऊपर कि आपको इतना देना है। 5 लाख आपको देना था, आपने 2 लाख एक्स्ट्रा दे दिया आउट ऑफ गुडविल, आउट ऑफ ग्रेस, कि चलो भाई कंडीशन खराब है, दे दिया, ठीक है। तो स्टोरी क्या है? एक्स ग्रेशिया एक्स्ट्रा दिया, कंपनी इंश्योरेंस के 5 लाख तो लीगली मिलेंगे। बॉस बोला फैमिली की कंडीशन खराब है, 2 लाख इनको एक्स्ट्रा दे दो। तो एम्प्लॉय बोला लेकिन सर कंपलसरी है क्या देना? तो बॉस बोला नहीं, गुडविल से हमने एक्स्ट्रा सोचा है देने का, ठीक है। नेक्स्ट है लोकस स्टैंडाई। लोकस स्टैंडाई ट्रिक है लोकेशन पे स्टैंड। लोकस स्टैंडाई लोकेशन पे स्टैंड। तो कोर्ट की लोकेशन पे स्टैंड लेने का राइट सिर्फ उसी को होता है जिसका केस से डायरेक्ट कनेक्शन हो। लोकस स्टैंडाई मतलब लोकेशन पे स्टैंड। तो कोर्ट की लोकेशन पे स्टैंड लेने का राइट सिर्फ उसी के पास होता है जिसका केस से डायरेक्ट कनेक्शन हो, ठीक है। तो इसी को हम लोकस स्टैंडाई बोलते हैं। द लीगल राइट टू ब्रिंग एन एक्शन टू बी हर्ड और अपीयर इन कोर्ट, ठीक है। लीगल राइट टू ब्रिंग एन एक्शन, बी हर्ड और अपीयर इन कोर्ट, ये किसके पास होता है? ये उसी के पास होता है जिसका केस से डायरेक्ट लेना देना होता है। अगर किसी का केस से कोई लेना देना नहीं है तो कोर्ट उससे स्टैंड करने का हक नहीं देती है। तो लोकस स्टैंडाई लोकेशन पे स्टैंड। कौन से लोकेशन पे स्टैंड? कोर्ट के लोकेशन पे स्टैंड कौन ले सकता है? जिसका केस से डायरेक्ट लेना देना हो। नेक्स्ट है सुओ मोटो। सुओ मोटो हम सभी ने पढ़ा है पॉलिटी में। सुओ मोटो एक्शन ले लिया कोर्ट ने, इसका मतलब बिना कंप्लेन के कोर्ट ने खुद ही संज्ञान ले लिया किसी बहुत बड़े मुद्दे का। एक्शन टेकन बाय कोर्ट ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव विदाउट बीइंग आस्क्ड। जनरली क्या होता है, कोर्ट उस पर कार्रवाई करती है जो केस फाइल होता है वहाँ पे। बट कभी कभी क्या होता है कि कोई मुद्दा इतना बड़ा हो जाता है या कुछ इतना गंदा हो रहा होता है कंट्री में कि कोर्ट उस पर सुओ मोटो एक्शन ले लेता है, संज्ञान ले लेता है बिना केस दाखिल हुए, ठीक है, दाखिल हुए पहले ही संज्ञान ले लेता है, उसी को हम सुओ मोटो एक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है प्राइमा फेसिया। प्राइमा फेस, ठीक है, प्राइम फेस। प्राइम मतलब प्राइम सस्पेक्ट, सबसे पहला सबसे तगड़ा सस्पेक्ट, उसी को हम प्राइम बोलते हैं। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, एक बंदा डेड बॉडी के पास खड़ा था, हाथ में उसके नाइफ था। पुलिस बोला फर्स्ट फेस पे तो तू ही किलर लग रहा है भाई। बंदा बोला सर इन्वेस्टिगेशन तो कर लो। प्राइमा मतलब फर्स्ट, फेसिया मतलब फेस, फर्स्ट फेस पे एविडेंस, बेस्ड ऑन द फर्स्ट इंप्रेशन जो आपको लगे उसी को हम प्राइमा फेसिया बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट फेस लुक पर जो एविडेंस ट्रू लग रहा हो उसी को हम प्राइमा फेसिया बोलते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायर्स। अल्ट्रा देखो, अल्ट्रा वायर्स, तो ये वायर हो गया, मतलब एक बॉर्डर मान लेते हैं वायर, और अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, ठीक है। तो मान लेते हैं कि किसी ऑफिसर का यहाँ तक ही जुरिस्डिक्शन है, और अगर वो यहाँ पे आके कोई एक्शन कर ले तो उसने क्या किया, वायर को लांग दिया, अल्ट्रा बियॉन्ड वायर चला गया, ठीक है। तो अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायर मतलब पावर, अपने पावर के बियॉन्ड चला गया, जो चीज़ करने का उसको हक नहीं है वो भी करने लग गया। अल्ट्रा मतलब बियॉन्ड, वायर्स मतलब ये बॉर्डर, अपनी बाउंड्री को क्रॉस करके लांग करके दूसरे तरफ अल्ट्रा चला गया, बियॉन्ड चला गया और मिसयूज किया पावर का। तो एक लोकल पुलिस स्टेशन के इंचार्ज ने बिना वारंट के आर्मी बेस पर तलाशी लेने का ऑर्डर दे दिया। हाईकोर्ट ने तुरंत उस ऑर्डर को रद्द करते हुए बोला आपका ये आदेश पूरी तरह अल्ट्रा वायर्स है, ठीक है, बियॉन्ड द लीगल पावर्स और अथॉरिटी ऑफ अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, ठीक है, अपनी पावर्स का अल्ट्रा मतलब बाहर जाकर कानून तोड़ना, उसी को अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। तो एक वायर बनाओ, अल्ट्रा मतलब इस वायर को क्रॉस करना, आपका जुरिस्डिक्शन यही तक है, आप इसको क्रॉस करके यहाँ जा रहे हो तो आप इलीगल काम कर रहे हो। नेक्स्ट है बोनाफाइड, ठीक है, बोनाफाइड का याद रखो, बड़ा फाइन ड्यूड, बोनाफाइड बड़ा फाइन ड्यूड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है प्रेजेंटेड इन अ गुड फेथ, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक चीज़ को हम बोनाफाइड बोलते हैं, ठीक है। तो बड़ा फाइन ड्यूड मतलब, अब स्टोरी है, एक सेकंड हैंड आईफोन बेच रहा था, बायर ने बोला ओरिजिनल है या फेक, सेलर जो था, जो फाइन ड्यूड था, उसने बॉक्स दे दिया, सीरियल नंबर दिखा दिया, बिल दे दिया, ठीक है, और एकदम जेन्युइन माल दिया। तो जेन्युइन और ऑथेंटिक को ही हम बोनाफाइड बोलते हैं। तो बड़ा फाइन ड्यूड ने एक बोनाफाइड जेन्युइन माल दे दिया, तो बोनाफाइड ईजी था।
वैसे ही मालाफाइड है, माला से मैलिशियस हो गया, मैलिशियस, मैलिशियस मतलब समथिंग विच इज़ डन इन बैड फेथ विद डिसऑनेस्टी और एविल इंटेंशन। बोनाफाइड का उल्टा है मैलाफाइड, ठीक है, जो डिसऑनेस्टी एविल इंटेंशन बैड फेथ में किया जाए उसी को हम बोनाफाइड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिने क्वा नन, सिने क्वा नन, तो इसको याद रखो, ये सिने से साइन, क्वा से किया, नन से नन, ठीक है। साइन के बिना कोई डीड होती है क्या? नहीं हो सकती, तो बिना साइन के डीड नन होगा, साइन नहीं किया तो डीड नहीं होगा। तो साइन करना क्या है? एब्सोल्यूट नेसेसरी है, एक एसेंशियल कंडीशन है, एक प्री रिक्विजिट है, जो कि नहीं होगा तो डीड नहीं हो सकता, ठीक है। तो यह यहाँ से याद रखो, साइन किया नन, साइन किया नन, तो साइन के बिना कोई डील नहीं हो सकती। जो होना ज़रूरी है, तो कोई ऐसी चीज़ जो होना ज़रूरी है, तो क्या होना ज़रूरी है? साइन। तो इसको याद रखो, साइन किया नन, तो साइन अगर नहीं किया तो डील आगे नहीं बढ़ सकती। तो डील आगे बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? साइन। तो साइन क्या है? एक एब्सोल्यूट एसेंशियल कंडीशन और रिक्वायरमेंट है। तो इसका भी मतलब होता है एक एब्सोल्यूट एसेंशियल कंडीशन और रिक्वायरमेंट जिसको फुलफिल करना जरूरी है अगर आपको आगे बढ़ना है डील में। तो नेक्स्ट है वाइवा वॉइस। तो वाइवा वॉइस तो हमारे स्कूल में होता था, एक ओरल एग्जामिनेशन, तो ये ईजी है। नेक्स्ट है अब इनिशियो। तो याद रखो, अब इनिशियल से, इनिशियल मतलब शुरुआत से, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, इसका हिंदी वही हो गया ना, अब इनिशियल से, अब शुरुआत से, तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फ्रॉम द स्क्रैच, इसका ये मतलब हो गया। नेक्स्ट है सब जुडिस। सब जुडिस, तो याद रखो सब जज पे। रिपोर्टर बोला सर केस का रिजल्ट क्या होगा, लॉयर बोला हमसे क्या पूछ रहे हो, अब सब जज पे है, हमने जो काम करना था कर दिया, अब सब जज पे है, केस अभी कोर्ट के कंसिडरेशन में है, ठीक है। तो समथिंग विच इज अंडर कंसिडरेशन और ट्रायल बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, उसी को हम सब जुडिस बोलते हैं। सब जुडिस सब जज पे, सब जुडिस सब जज पे। तो लॉयर बोला हमने सब कुछ कर लिया, अब सब कुछ जज पे है, इसका मतलब इट इज अंडर कंसिडरेशन बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट येट डिसाइडेड, अब सब जज पे है, कोर्ट में चल रहा है अभी, तो इसी को हम सब जुडिस बोलते हैं। नेक्स्ट है मोडस ऑपरेंडाई। तो मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। तो पुलिस बोलती है 3 चोरी हुई और तीनों में चोर ने सेम काम किया, सीसीटीवी बंद, बैक विंडो, लॉकर, कैश, ये सेम पैटर्न चोर ने तीनों इंसिडेंट में अपनाया। इंस्पेक्टर बोला समझ गए, ये इसका फिक्स्ड मोड ऑफ ऑपरेटिंग है। तो मोडस ऑपरेंडाई मतलब होता है किसी काम करने का फिक्स्ड तरीका, फिक्स्ड मेथड, ठीक है। चोर का जैसे मेथड सेम है कि सीसीटीवी बंद करेगा, बैक डोर से घुसेगा, फिर लॉकर तोड़ेगा, फिर कैश निकालेगा, भाग जाएगा। तो मोडस ऑपरेंडाई किसी चीज़ को करने का अगर कोई फिक्स्ड तरीका है, फिक्स्ड तरीका है, उसी को हम मोडस ऑपरेंडाई बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑबिटर डिक्टम। ऑबिटर डिक्टम, ठीक है। ऑबिटर डिक्टम का ट्रिक है ओह बिटर डिक्टम। डिक्टम मतलब डिक्टम डिक्टेशन, डिक्टेशन मतलब बोलना, तो बिटर बोलना, ओ बिटर डिक्टम, डिक्टम मतलब डिक्टेट करना, ओह बिटर डिक्टम डिक्टेशन करना, बोलना, ठीक है। तो जज ये थोड़ा सा जुडिशियल सेंस में इसको यूज़ करते हैं। तो जज ने जजमेंट तो सुना दिया, फिर जाते जाते बोला वैसे पुलिस को इन्वेस्टिगेशन इंप्रूव करनी चाहिए अपनी। लॉयर बोला ये जजमेंट का मेन पार्ट नहीं है, ये बस एक डिक्टम है, ठीक है। तो जब जज जजमेंट नहीं, एक ऐसे ही मतलब मान लो बिटर तरीके से किसी को डांट रहा है, गरिया रहा है, सुना रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक बिटर डिक्टम कर रहा है, बिटर बोली बोल रहा है, बट वो जजमेंट का पार्ट नहीं है। जैसे बोलता है ना जज कि भाई इसको तो फांसी होनी चाहिए, लेकिन उसको देता तो उम्र कैद है, फांसी तो बहुत रेयर केसेस में देते हैं। तो बिटर उसने बोला, बिटर डिक्टम किया, बिटर डिक्टेशन किया, लेकिन जजमेंट का वो पार्ट नहीं है, वो बस ऐसे गुस्से में उसने बोल दिया, बट जजमेंट का वो पार्ट नहीं है, जजमेंट का पार्ट नहीं है। तो कोई ऐसा चीज़ जो कि जज का रिमार्क हो या ओपिनियन हो, लेकिन वो डिसीजन का पार्ट नहीं है, बस ऐसे उसका एक नॉर्मल कमेंट है जज का, उसी को हम वो बिटर डिक्टम बोलेंगे। तो इसको याद रखो, बिटर डिक्टम, बिटर मतलब कड़वा बोली जो जज बीच में बोलता होगा फ्रस्ट्रेशन में, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ जजमेंट, उसी को ओबिटर डिक्टम बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्स पार्टे। एक्स पार्टे, तो इसको याद रखो, एक्स पार्टी, एक्स पार्टी, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स हो गया, तो जो हस्बैंड होगा वो वाइफ का क्या हो गया, एक्स पार्टी हो गया। तो डिवोर्स केस की हियरिंग चल रही है, जज ने बोला हस्बैंड किधर है आपका, वाइफ ने बोला सर एक्स पार्टी अभी आई नहीं है। एक्स पार्टी मतलब उसकी जो पार्टी है, उसकी तरफ से जो लोग आने वाले हैं, उसके लॉयर्स, उसकी वो हस्बैंड खुद, वो अभी आए नहीं है। तो जज ने उसके बिना ही प्रोसीडिंग्स चालू कर दी, ठीक है। तो इसी को हम एक्स पार्टी बोलते हैं। डन फॉर और ऑन बिहाफ ऑफ वन पार्टी ओनली, दूसरा पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, उसी में कर दिया अपना जो भी प्रोसीडिंग्स है और काम तमाम कर दिया, विदाउट द अदर पार्टी बीइंग प्रेजेंट, ठीक है। एक्स पार्टी नहीं आई है, प्रोसीडिंग्स विदाउट द अदर साइड चालू हो गया, उसी को हम एक्स पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स की पार्टी एब्सेंट है। नेक्स्ट है सिनेडाई। सिनेडाई
तो ट्रिक है साइन बिना डाई, साइन बिना डाई। मीटिंग खत्म हुई पर नेक्स्ट डेट फिक्स नहीं की। सेक्रेटरी बोला अगली मीटिंग की डेट क्या है। चेयरमैन बोला साइन बिना डाई, कोई डेट फिक्स नहीं है। नेक्स्ट डेट का साइन किए बिना ही सेशन डाई हो गया। कहने का मतलब है साइन बिना डाई, अगर आप साइन नहीं करोगे तो डाई हो गया नेक्स्ट सेशन। नेक्स्ट सेशन होने का जो उम्मीद था वो तो डायरेक्टर के साइन पे ही टिका हुआ था। तो साइन बिना डाई, तो साइन नहीं किया तो नेक्स्ट सेशन होने का उम्मीद भी उसी के साथ डाई हो गया। तो नेक्स्ट डेट का साइन किए बिना ही मीटिंग डाई, खत्म कर देना। इसका मतलब इनडेफिनिट एडजर्नमेंट और पोस्टपोन्ड इनडेफिनिटली विदाउट सेटिंग अ फ्यूचर डेट। अब ये हमने पॉलिटी में भी पढ़ा हुआ है तो ये आपको पता होना चाहिए वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रेज्यूम। तो रेज्यूम करो। जॉब इंटरव्यू के लिए बंदा अपनी पूरी लाइफ का समरी डॉक्यूमेंट लाया, अरे यार ये रेज्यूमे को ही रेज्यूम बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। RSVP का ट्रिक है रिप्लाई से वापस प्लीज़। RSVP रिप्लाई से वापस प्लीज़ मतलब होता है रिप्लाई दो प्लीज़, अटेंडेंस कंफर्म करो, प्लीज़ रिस्पॉन्ड, यही इसका मतलब है। कोई इन्विटेशन आपने दिया है, उसका रिस्पॉन्स नहीं आया या रिस्पॉन्स आया, उसी को हम RSVP बोलते हैं। ब्लेस, BLAC, ब्लेस मतलब यार है सीन इट ऑल। ब्लेस मतलब सीन इट ऑल। अब बंदा 10 बार पेरिस गया है, फ्रेंड्स बोल रहे हो एफिल टावर, बंदा बोला हाँ देख लिया यार, क्या है उसमें, इतनी बार देख लिया कि बस अब मूड ही मतलब ऑफ हो गया है। ओवर फेमिलियरिटी से एकदम ब्लेस हो गया, इतना ज़्यादा फेमिलियरिटी हो गया कि बिल्कुल ब्लेस हो गया, मतलब बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड हो गया उस चीज़ से, ठीक है। अनइम्प्रेस्ड और इनडिफरेंट टू समथिंग बिकॉज ऑफ ओवर फेमिलियरिटी। किसी चीज़ से आप इतने ज़्यादा फेमिलियर हो कि आप उससे अनइम्प्रेस हो जाओ, ठीक है। अब आप सोचो कि 10-12 साल डेट करने के बाद ब्रेकअप क्यों हो जाता है, ब्लेस हो जाता है यार आदमी। इतना ओवर फेमिलियरिटी हो गया है कि आप ब्लेस हो जाओगे, आप एकदम अनइम्प्रेस हो जाओगे कि यार ठीक है यार बस हो गया, अब लेट मी फाइंड समथिंग एल्स, समथिंग मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। इसी को ब्लेस बोलते हैं। नेक्स्ट एंटरेज। तो एंटरेज को है एंटर प्लस टोली। नेताजी हॉल में एंटर किए, पीछे से पूरी टोली अंदर आई, 20 लोगों की। एंटर हुआ नेताजी अपनी टोली के साथ। अ ग्रुप ऑफ पीपल अटेंडिंग और सराउंडिंग एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। एंटरेज याद रखना नेताजी के आसपास कितने लोग रहते हैं, ठीक है। कुछ सिक्योरिटी में होंगे, कुछ चमचे होंगे, कुछ फ़ोटो लेने आए होंगे, तो बस एंटरेज वही है, ग्रुप ऑफ पीपल अटेंडिंग और सराउंडिंग एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, ठीक है। एंटर प्लस टोली, एंटरेज। ओ फेथ ट्रिक है ओ फैक्ट, जानता हूँ। ओ फैक्ट। टीम मीटिंग में सब कंफ्यूज थे, एक बंदा बोला ओ फैक्ट तो मैं जानता हूँ, बताता हूँ आपको। वो फुल्ली ओ फेथ था पूरे प्रोसेस के बारे में, ठीक है। हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ समथिंग, इसी को ओ फेथ बोलते हैं, ठीक है। ओ फैक्ट जानता हूँ, ट्रिक ओ फैक्ट जानता हूँ, ओ फैक्ट जानता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है पर से का मतलब तो यार इजी है, सिर्फ ये। पर से मतलब सिर्फ ये, बाय इटसेल्फ, अपने आप में कंप्लीट होना, अपने आप में। सिर्फ इस चीज़ को कंसिडर करो, दूसरा मत करो। बाय इटसेल्फ, इन इटसेल्फ, ठीक है, पर से। नेक्स्ट है स्टेटस क्वो। ट्रिक है स्टेटस का क्यू मतलब लाइन लगना, स्टेटस का क्यू। गवर्नमेंट अभी जो चल रहा है वो वैसे ही चलने दो। रिफॉर्मर बोला बदलाव चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोला स्टेटस का क्यू मत तोड़ो, सब ठीक है, ठीक है। स्टेटस का क्यू, जो जिस तरह से जो है उसको वैसे ही रहने दो, इसका वो मतलब हो गया। अभी जो स्टेटस है उसका क्यू मत तोड़ो, उसका लाइन मत तोड़ो, उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स, स्टेटस को मेंटेन करो। बोलते हैं ना बॉर्डर पे स्टेटस को मेंटेन हो गया, मतलब जैसे पहले था वैसा हो गया। फायरिंग नहीं हो रही थी तो रुक गया, जहाँ से लाइन खींचा हुआ था वहाँ पे हो सकता है सेना आगे चली गई हो, उनको वापस बुला के स्टेटस को मेंटेन करना है। मतलब जहाँ से लाइन था उसी लाइन को वापस से मेंटेन करिए, आप पीछे आ जाइए, ठीक है। क्योंकि सेना बढ़ती जाती है तो आगे बढ़ रही है तो वो अपना टेरिटरी होता जा रहा है। बट स्टेटस को जैसे आपने बोला तो आप सेना को वापस बुला लोगे और बाउंड्री के इस पार ले आओगे, बोलोगे जो बाउंड्री पहले था उसको वैसे ही माना जाएगा। इन एबनीशिया इन एब्सेंस, ठीक है। कोर्ट डेट थी, एक्यूज प्रेजेंट नहीं था, जज बोला केस इन एब्सेंस में ही चलेगा। इन एब्सेंस कोर्ट डेट थी और एक्यूज्ड प्रेजेंट नहीं था, जज बोला कोर्ट उसके एब्सेंस में ही चलेगा। वर्डिक्ट सुनाया गया बिना उस बंदे के, तो इन एब्सेंटिया का मतलब है वाइल नॉट प्रेजेंट, इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड। जो बंदा कंसर्न्ड है उसके एब्सेंस में ही डिसीजन दे देना, उसी को इन एब्सेंटिया बोलते हैं। फिर है डी फैक्टो द फैक्ट। पेपर पे कोई लीडर नहीं, पर मोहल्ले में एक बंदा है जिसके बिना कोई डिसीजन नहीं होता, वो डी फैक्टो लीडर है। मतलब एक्चुअल में लीडर नहीं है पेपर पे, लेकिन डी फैक्टो हेड है। पॉलिटी में पढ़ते हैं ना डी फैक्टो और डी ज्योर हेड,
तो डी फैक्टो हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। डी ज्योर हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। ऑन पेपर पे हेड कौन है? प्रेसिडेंट। लेकिन एक्चुअल फैक्ट में कौन हेड है? प्राइम मिनिस्टर। तो वही वाला डी फैक्टो ही है। एक्चुअली ऑफिशियली नहीं है वो हेड, लेकिन सॉरी पेपर पे हेड नहीं है, बट एक्चुअली में हेड यही है। नेक्स्ट है इंटर आलिया। ठीक है, इंटर आलिया। इंटर आलिया होता है इन द मिडिल ऑफ ऑल थिंग्स। बाकी चीज़ों के बीच में होने वाला काम, उसी को हम इंटर आलिया बोलते हैं। अमंग अदर थिंग्स यूज्ड व्हेन गिविंग एन एग्जांपल फ्रॉम अ लॉन्गर लिस्ट। और भी बहुत कुछ है इंटर आलिया। ठीक है, इनका तो एग्जांपल दिया, बाकी इन द मिडिल ऑफ ऑल थिंग्स याद रखो। ठीक है, ये होता है इंटर आलिया। तो रिपोर्ट में लिखा है द यूनिट वाज साइटेड इंटर आलिया फॉर ब्रेवरी। इसका मतलब कि उनको अवार्ड ब्रेवरी के लिए तो मिला ही, लेकिन और भी रीजंस थे जिसकी वजह से मिला, जो कि ऑब्वियसली लिस्टेड नहीं है, बट और भी रीजंस थे। ब्रेवरी तो एक रीजन है ही, लेकिन और भी है यार। इंटर मतलब अमंग, आलिया अदर थिंग्स। ब्रेवरी इज वन ऑफ दी थिंग्स अमंग अदर थिंग्स। बाकी चीज़ों में एक ब्रेवरी भी था जिसके वजह से इनको अवार्ड मिला। तो इंटर आलिया समझ में आ गया ना, इन द मिडिल ऑफ ऑल थिंग्स या अमंग अदर थिंग्स। बाकी चीज़ों में से एक चीज़ ये भी है। और ये वाला एग्जाम्पल पढ़ के आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। 50 वर्ड्स हमारे हो गए। नेक्स्ट 50 वर्ड्स अगले सेशन में कवर करेंगे जल्दी जल्दी। इसको आप लोग देख लीजिए, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तुरंत डाल दूंगा। और कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।